तो 1858 में एक एक्ट आएगा और इस एक्ट का नाम ही अंग्रेज लोग रखेगा भारतीय शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम, यानी गुड गवर्नेंस फॉर इंडिया एक्ट नाम रखेगा। देखो नाम में ही लिखा हुआ है कि हम भारत के शासन को बेहतर बनाना चाहते हैं। ये कंपनी जो आप सबको दोस्त आपके लिए खराब थी, आपका शोषण कर रही थी, अब इस कंपनी को हम हटा रहे हैं। अब डायरेक्ट सत्ता महारानी संभालेगी, क्राउन का शासन प्रारंभ हो जाएगा 1858। तो अब बात करते हैं 1858 के अधिनियम को। मुख्य उद्देश्य क्या था? कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन के हाथों में स्थानांतरण करना, यानी कंपनी का शासन भारत में समाप्त हो गया और ब्रिटिश ताज का शासन प्रारंभ कर दिया। ब्रिटिश ताज का शासन प्रारंभ कर दिया गया। तो जब ब्रिटिश ताज का शासन प्रारंभ हुआ तो इसका प्रतिनिधि कौन बना? इसका प्रतिनिधि बनेगा वायसराय। कौन बनेगा? वायसराय इसका प्रतिनिधि बनेगा। तो 1857 के विद्रोह के परिणामों ने ब्रिटिश संसद को ईस्ट इंडिया कंपनी पर अधिकार करने और भारत के प्रशासन को सीधे नियंत्रित करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि जनता ने जो विद्रोह किया था वो कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया था। इसलिए नाम रखा, भारत के बेहतर सरकार के लिए एक अधिनियम लेकर आया और इस अधिनियम 1 अगस्त 1858 को पास हुआ और इसकी घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद दरबार आयोजित करके किया गया। इलाहाबाद दरबार में कैनिंग ने घोषणा किया। और क्या घोषणा किया कैनिंग ने? इलाहाबाद के दरबार में कैनिंग की घोषणा आई और कैनिंग ने घोषणा किया कि भारत के सभी पंथों को, धर्मों को मान्यता दिया जाएगा, यानी धार्मिक मामलों में जो हस्तक्षेप किया जा रहा था उस हस्तक्षेप को करना बंद कर दिया। देसी रियासतों के विलय की नीति को त्यागने की बात किया कि अब देसी रियासतों को हम विलय नहीं करेंगे, उनको बराबर का सम्मान दिया जाएगा। ये दो बड़े, और साथ ही साथ कहा कि अब भारतीयों के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। भारतीयों के साथ जो नस्ल भेद की बात है ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। यानी तीसरा बात यह भी कहा, भारतीयों के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा? समानता का व्यवहार किया जाएगा। तो 3 महत्वपूर्ण घोषणा किया। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में दरबार आयोजित किया गया। कैनिंग ने घोषणा किया कि भारत के सभी धर्मों और परंपराओं को मान्यता दिया जाएगा, भारत के सभी राजाओं को सम्मान दिया जाएगा, देसी रियासतों के विलय की नीति को त्याग दिया गया और भारतीयों के साथ समान व्यवहार करने की बात किया गया। हालांकि किया बाद में भी नहीं, लेकिन यह कहा था कि हम व्यवहार करेंगे। तब 1858 में आप देखोगे कि अंग्रेजों की नीति में बदलाव आ जाएगा। आपने अब तक देखा था कि 1813 से 1858 तक किस नीति पर काम कर रहा था? मुक्त व्यापार की नीति पर काम कर रहा था और हस्तक्षेप की नीति कर रहा था। अब आप गौर करोगे कि इस बीच में जो लगातार वो सुधार कर रहा था वो सुधार को बंद कर देगा, क्योंकि 1857 की क्रांति के कई कारणों में से एक कारण अंग्रेजों के द्वारा भारत में लागू किया गया सामाजिक और धार्मिक सुधार भी था। इन सुधारों को भारत के लोगों ने अपने धार्मिक मामलों में इंटरफेयर के तौर पर देखा, हस्तक्षेप के तौर पर देखा। तो वो लोग डर गए कि बोले अरे मामला गड़बड़ा जाएगा। तो फिर कहा कि नहीं, हम इसको क्या करते, बदल देते हैं। तो यहां पे आप देखोगे वापस से जो नीति आएगी वो अहस्तक्षेप की नीति आएगी, यानी भारतीयों के मामलों में फिर से हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। आप देखो ना क्या कह रहा है कि भारतीय लोगों के रीति रिवाज, धर्म, प्राचीन परंपराओं को मान्यता दिया जाएगा। यानी अंग्रेज जो इस काल में नीति की बात करेंगे वो वित्तीय पूंजीवाद की बात करेंगे। केवल भारत में पूंजी इन्वेस्ट करो और पूंजीवाद से पैसा कमाओ, पैसा लगाओ और पैसा बनाओ, ये देखने को मिलता है। वित्तीय पूंजीवाद की नीति देखने को मिलती है। ये कब की बात मैं कर रहा हूं? तो 1858 से 1947 तक देखने को मिल रहा है। कब से कब तक? 1858 से 1947, 1947 तक देखने को मिलता है वित्तीय पूंजीवाद। इस अधिनियम का प्रावधान क्या क्या था ये जानना बहुत जरूरी है। इस अधिनियम का प्रावधान क्या क्या था? तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि इसका सुधार दोनों जगह आया। ब्रिटेन में भी सुधार आया और भारत में भी सुधार आया।
तो सबसे पहले बताता हूं कि भारत में क्या सुधार आया। भारत में, तो भारत में आप देखो पहला पॉइंट, भारत में कंपनी का सत्ता समाप्त हो गया। भारत में जो कंपनी का शासन है वो क्या हो गया, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। कि अब कंपनी शासन नहीं करेगी, हालांकि कंपनी को विघटित नहीं किया जाता है, आगे चल करके कंपनी समाप्त किया जाएगा। कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ हुआ। तो जब ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ होगा तो जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल को अब बना दिया गया वायसराय। गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया, वायसराय बना दिया गया। ये वायसराय क्या है, ये वायसराय एक तरह से क्राउन का प्रतिनिधि है, यानी गवर्नर जनरल ही क्या बन गया, वायसराय बन गया। और वो क्या है, क्राउन की प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भारत में सत्ता को संभालेगा। ये भारत में बदलाव किया गया, यानी अब भारत का गवर्नर जनरल न कहला के क्या कहलाएगा, वायसराय कहलाएगा। यानी जब वो ब्रिटिश महारानी की ओर से भारत में सत्ता संभालेगा तो वायसराय, और वैसे तो भारत में वो गवर्नर जनरल के रूप में ही शासन करेगा। ये तो इंडिया में बदलाव हुए। ब्रिटेन में क्या बदलाव हुआ, तो ब्रिटेन में आप बदलाव देखोगे, सबसे पहला बदलाव जो हुआ, दोहरा शासन समाप्त हो गया। दोहरा शासन समाप्त कर दिया गया। दोहरा शासन क्या है, दोहरा शासन समाप्त कर दिया गया। तो ध्यान रखना, दोहरा शासन का मतलब है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कौन कौन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि निदेशक मंडल व नियंत्रक बोर्ड की समाप्ति। निदेशक मंडल व नियंत्रक बोर्ड की समाप्ति। निदेशक मंडल व नियंत्रक बोर्ड की समाप्ति। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है यहाँ पे, है ना, क्या, निदेशक मंडल और नियंत्रक बोर्ड की समाप्ति कर दी गई। ये यहाँ पे देखने को मिलता है, पहला चीज। दूसरा आप देखोगे कि अब इसके जगह पे एक नया पोस्ट क्रिएट किया जाएगा। एक नया पोस्ट क्रिएट किया जाएगा, भारत सचिव का पद। भारत सचिव का एक पद का गठन किया जाएगा, एक नया पोस्ट आएगा, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जो कि भारतीय मामलों में सर्वोपरि था। और इस भारत सचिव की सहायता करने के लिए, इस भारत सचिव की सहायता करने के लिए एक भारत परिषद का गठन किया जाएगा, इंडियन काउंसिल का गठन किया जाएगा। और इंडियन काउंसिल में टोटल 15 मेंबर होने थे। 15 में से 7 मेंबर जो था वो ब्रिटिश सम्राट के द्वारा ही मनोनीत किया जाना था। यानी कि इसका काम क्या था भारत परिषद का, भारत सचिव की सहायता करना। और ये सब कब सुधार लाया गया, ब्रिटेन में लाया गया। और ये भारत सचिव भारत के मामलों में पूर्ण निर्णय रखने की शक्ति करता था। और इन सबका वेतन भारतीय राजकोष से ही दिया जाएगा। कब तक, 1919 के अधिनियम तक। 1919 के अधिनियम में जाकर के एक बदलाव किया जाएगा, और बदलाव ये होगा कि वेतन अब कौन देगा, ब्रिटेन की राजकोष से दिया जाना शुरू होगा। एक नया पद क्रिएट किया जाएगा 1919 में, जिसको हम लोग कहते हैं भारतीय आयुक्त का पद। एक तरह से अम्बेसडर जैसा पद क्रिएट किया गया था। उच्च आयुक्त का पद, ब्रिटिश हाई कमिश्नर का पोस्ट क्रिएट किया गया, जो भारत के सैन्य और विदेशी रक्षा मामलों को भारत के रक्षा और विदेशी मामलों को देखने का काम करता था। लेकिन अभी सबका वेतन कहां से मिलेगा, तो भारतीय राजकोष से ही भुगतान किया जाएगा। तो ब्रिटेन में क्या क्या रिफॉर्म हुआ, दोहरा शासन समाप्त कर दिया गया, भारत सचिव पद का गठन किया गया, सहायता के लिए भारत परिषद 15 सदस्यीय आयोग बनाया गया, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, और ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ किया गया। गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया, और वायसराय क्राउन की प्रतिनिधि के तौर पर शासन संभाल रहा था। देखो, कंपनी का शासन समाप्त, ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ, भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कहा जाने लगा। नेक्स्ट है
ब्रिटेन में क्या बदलाव आया? भारत राज्य सचिव का पद का गठन हुआ और राज्य सचिव की सहायता के लिए भारत परिषद का गठन किया गया। राज्य सचिव और भारत परिषद का वेतन कहां से जाएगा? भारतीय राजकोष से ही भुगतान किया जाएगा। वायसराय का पद, राज्य सचिव की सहायता के लिए भारत में वायसराय का पद का सृजन किया गया, यानी अब भारत का गवर्नर जनरल ही वायसराय है, जो ब्रिटेन के ताज के प्रतिनिधि के रूप में काम करेगा। और ऐसा नहीं कि वायसराय और गवर्नर जनरल अलग अलग होता था, नहीं, एक ही व्यक्ति वायसराय और गवर्नर जनरल दोनों के रूप में काम करता था। जब वो देशी रियासतों के साथ बातचीत करता था तो वायसराय के रूप में करता था, यानी ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में करता था। जब वो भारत का शासन संभालता था तो वो गवर्नर जनरल के तौर पर काम करता था और वो ब्रिटेन के प्रति उत्तरदायी था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। भारत का वायसराय भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बात था, यानी भारतीय शासन के मामलों में सर्वोपरि कौन है? भारत सचिव है। और भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कौन शासन करेगा? तो भारत का वायसराय काम करेगा। ब्रिटिश संसद के भारत मंत्री को वायसराय से गुप्त पत्र व्यवहार करने तथा प्रतिवर्ष संसद में भारतीय ब्रिटिश सरकार हेतु बजट रखने का अधिकार दिया गया। यानी कि आप एक बात समझिए, ये जो आप वायसराय वायसराय में यहां पे बात कर रहा हूं, राज सचिव, ये राज सचिव था कौन? ये राज सचिव जिसको भारत मंत्री भी कहते हैं, इस राज सचिव को भारत मंत्री भी कहते हैं, ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर तो हो ही जाएगा, क्योंकि अनिवार्य रूप से तो उसको वहां का मेंबर होना ही पड़ेगा मंत्री बनने के लिए। तो ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, ताकि अब देखो सरकार का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, जैसे नहीं होता है एक रेल मंत्री, वित्त मंत्री, उसी प्रकार से ब्रिटेन के मंत्रिमंडल में एक मंत्री बनता था, उसको कहते थे भारत मंत्री, और वही भारत का राज्य सचिव होता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था। यानी भारत के शासन के मामलों में सर्वोपरि कौन होगा? भारत का सचिव। और भारत सचिव के अनुसार ही कौन का शासन संभालेगा? भारत में वायसराय शासन संभालेगा। तो दोनों के बीच में गुप्त पत्र व्यवहार भी होता रहता था। और साथ ही साथ ये जो भारत मंत्री है, गुप्त पत्र व्यवहार करने और प्रतिवर्ष संसद में ब्रिटिश सरकार हेतु बजट रखने का भी अधिकार दे दिया गया। संसद में भारतीय ब्रिटिश सरकार हेतु बजट रखने का अधिकार दिया गया। तो इस अधिनियम का इंपॉर्टेंस ये है कि इसके माध्यम से भारत ब्रिटेन का एक प्रत्यक्ष उपनिवेश बन गया। अब तक उपनिवेश जैसी शब्दावली नहीं आई थी, एक स्वरूप नहीं आया था, लेकिन अब साफ शब्दों में आया, क्योंकि भारत में सीधे क्राउन का शासन स्टैब्लिश हो गया। तो आप कह सकते हो कि भारत प्रत्यक्ष रूप से एक उपनिवेश बन गया। ये कब की बात है? 1858 का अधिनियम, जिसे भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम कहा गया। अब साथियों एक बात समझो, वैसे तो 1857 की क्रांति विफल हो गई, लेकिन एक चीज जो किया वो ये कि भारतीय लोगों के मन में राष्ट्रवाद का बीजारोपण कर दिया। राष्ट्रवाद जब दबा दिया, अब राष्ट्रवाद जब भारतीयों के पास आएगा, देखो 1857 की क्रांति की अगर बात किया जाए, (1857) 1857, तो ये जो क्रांति था, ये क्रांति जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया है, और किसने इनको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? ये असफल रहा। यानी कि परंपरागत रूप से भारत से अंग्रेजों को बाहर निकालने का किया गया एक अंतिम प्रयास था। इसके बाद हम एक संस्थागत ढंग से अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। परंपरागत ढंग से हम आखिरी बार 1857 में किए थे। तो ये तो असफल रहा, लेकिन आप समझिए, लेकिन भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। भारत में राष्ट्रवाद का बीजारोपण किया। और राष्ट्रवाद क्या होता है?
राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना, राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना। तो राष्ट्रवाद का हमने क्या कर दिया, राष्ट्रवाद का बीजारोपण कर दिया। तो इसके बाद आप गौर करोगे कि सबसे पहला जो एक्ट आया 1857 के बाद, वो आया 1858 का अधिनियम। लेकिन 1858 के अधिनियम में से क्या किया गया, 1858 के अधिनियम को कहा भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम। भारत के शासन को क्या कहा, बेहतर बनाने वाला अधिनियम, यानी कि गुड गवर्नेंस एक्ट कहा। बोला कि अच्छा कंपनी जोशी है, चलो हम कंपनी को ही हटा देते हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, यानी कंपनी को हटा देते हैं, ऐसी बात किया। तो भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला अधिनियम, भारत के शासन को बेहतर बनाने वाला एक्ट यहां पे कहा गया था। ये देखने को मिलता है कब, ये देखने को मिलता है इस समय। ये पॉइंट क्लियर होना आपको चाहिए। बात समझ में आ रही है, चीजें ठीक हैं, यहां तक सारा पॉइंट क्लियर है।